जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस टीएम में। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अपने मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 20वां या खंड, आपको शायद 20वां वीडियो मिल रहा होगा, जिसमें हम अध्ययन करने वाले हैं शेर शाह सूरी के बारे में, अर्थात सूर्यवंश के बारे में। ठीक है ना। अभी तक हमने इससे पहले जो पढ़ा था, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, मुगल वंश के बारे में। जो शुरुआत की बाबर ने, बाबर के बाद आया उसका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद बीच में, हुमायूं के बाद अकबर आता है, सही है, लेकिन हुमायूं और अकबर के बीच में जो आया शासक उसका नाम था शेर शाह सूरी। इसको एक हिसाब से कह सकते हैं कि मुगल वंश में एक पार्टीशन का कार्य था। मुगल वंश में इसमें पार्टीशन, मतलब हुमायूं और बाबर के बाद सूरी वंश, उसके बाद फिर मुगल वंश। एक हिसाब से 15 साल ना, 15 साल 40 से लेकर 55 तक ये गैप रहा मुगल वंश में। ठीक है ना। और ये गैप देने वाला कौन था? शेर शाह सूरी। यह गैप देने वाला कौन था? शेर शाह सूरी था। ठीक, चलिए हम अध्ययन करेंगे सूर्यवंश के बारे में। सूर्यवंश की स्थापना का श्रेय शेर शाह सूरी को जाता है, जिसमें विलगाम यानी कन्नौज के युद्ध में जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, उस युद्ध में लड़ करके हुमायूं को पराजित कर देता है। हुमायूं युद्ध छोड़कर, मतलब दिल्ली आगरा को छोड़कर वह सिंध प्रांत ओर चला जाता है। जो वहां के शासक थे अमरकोट के, वीरसाल उनकी शरण ले लेता है और वहां पर अपना जीवन बसाता है। लेकिन यहाँ पर उस मुगल वंश को खत्म करके नए वंश सूर्यवंश की स्थापना करता है कौन? जिसका नाम है शेर शाह सूरी। क्लियर है? चलिए, तो शेर शाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। शेर शाह सूरी जो था, यह 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया, 5 सालों तक। लेकिन इसने इन 5 सालों में यह बता दिया कि एक शासक को किस प्रकार से किसी शासन को चलाना चाहिए, किसी देश को चलाना चाहिए, ये इसने सिखा दिया था 5 वर्षों में। जितना सब 50 वर्ष राज करके नहीं कर पाए, उतना इसने 5 वर्षों में बता दिया कि हाँ, अगर सही रूप से संचालित किया जाए राज्य को, तो राज्य बहुत ही समृद्धशाली और बहुत ही विकसित हो सकता है। ये बताने का काम शेर शाह सूरी ने किया। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम हम देखते हैं, क्या मिलता है? फरीद। क्या मिलता है? फरीद खान। इसका बचपन का नाम क्या मिलता है? फरीद खान। जिनके पिता का नाम था हसन खान। जिनके पिताजी का क्या नाम था? हसन खान। और हसन खान थे कौन? यह सासाराम, बिहार में एक स्थान है सासाराम, बिहार में एक स्थान है जिसका नाम है सासाराम। वहां के जमींदार थे जिनका नाम था हसन खान, और उन्हीं का पुत्र था फरीद खान, जिसका बाद में नाम क्या पड़ता है? शेर शाह सूरी। क्लियर है? तो पिताजी का नाम याद रखिएगा, शेर हसन खान, जो सासाराम यानी बिहार में एक स्थान है सासाराम, वहां पर जमींदारी का काम करते थे इसके पिताजी, और वहीं इन्हीं का पुत्र था कौन? फरीद खान यानी शेर शाह सूरी। ठीक है ना। देखेंगे कुछ घटनाएं, जो कुछ नाम इसमें मिलेंगे, थोड़ा सा बस जीएस के टाइप का है, कि सूबेदार थे बिहार के जिनका नाम था बहार खान लोहानी। एक सूबेदार थे बिहार के जिनका नाम था बहार खान लोहानी, याद रखिएगा नाम, बहार खान लोहानी। इन्होंने ही शेर शाह, मतलब फरीद खान को अपनी सेना में रखा था, अपने यहाँ रखा था काम पर, और इन्होंने ही इसकी बहादुरी पर, क्योंकि फरीद खान बचपन में ऐसा कहा जाता है कहानियों में कि इसने एक शेर को मार दिया था, इन्होंने एक शेर का शिकार किया था फरीद खान ने, इसीलिए खुश होकर बहार खान लोहानी ने इन्हें कौन सी उपाधि दे दी? शेर खां की उपाधि दे दी थी। ठीक है ना। उसके बाद यह बिहार में कुछ टाइम के लिए काम किए। उसके बाद यह जो शेर खान यानी फरीद खान था, जो शेर शाह सूरी था, यह बाबर की सेना में भर्ती हो गया। किसकी सेना में? बाबर की सेना में भर्ती होगा। और चांदेरी का युद्ध आपको अगर याद होगा, चांदेरी का युद्ध, चांदेरी का युद्ध जिसमें मेदिनी राय का युद्ध हुआ था, किसके साथ? बाबर के साथ। उस युद्ध में बाबर की सेना में शामिल थे कौन? फरीद खान, शेर शाह सूरी। क्लियर है? शामिल। और यह उस युद्ध में ही ये सोच लेता है कि आने वाले दिनों में अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया, अगर आने वाले दिनों में भाग्य ने मेरा साथ दिया, फरीद खान सोच रहे थे कि अगर मेरा साथ दिया तो मैं मुगल वंश को हटा दूंगा, मुगल वंश को यहाँ से मिटा दूंगा, और मैं हिंदुस्तान को स्वतंत्र करके खुद का राज चलाऊंगा। ये कसम खाया था चांदेरी के। ठीक है ना। इसको लग गया था कि मैं राज कर सकता हूँ, इसीलिए यह बाबर की सेना में शामिल था। उसके बाद पुनः यह बिहार लौट आता है, और बिहार में आकर के यह खुद बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित हो जाता है।
फरीद खान खुद को बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। उसके बाद आती है बात हुमायूं की, ठीक है ना। आगे कुछ और बातें हैं, देखते हैं। शेर खान जो था हजरत आला की उपाधि धारण करके बिहार का शासक बन गया। शेर आला पूछा जाता है कि शेर खान ने किस उपाधि से बिहार का शासन संभाला था? हजरत आला। हजरत आला के नाम से शेर खान ने बिहार का वास्तविक सत्ता संभाला, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे 1532 ईस्वी में दोहरिया के युद्ध में शेर खान ने महमूद लोदी की मदद की थी, जिसमें लड़ाई लड़ा था हुमायूं ने। इस दोहरिया के युद्ध में महमूद खान से कौन लड़ा था? हुमायूं। और इसी महमूद खान की मदद कौन करता है? शेरशाह, फरीद खान। खुद शेरशाह 1532 के दोहरिया के युद्ध, याद रखिएगा ये दोहरिया का युद्ध फेमस है, जो महमूद लोदी और लड़ा गया महमूद लोदी और हुमायूं के बीच, लेकिन साथ देने का काम महमूद लोदी का किसने किया था? शेरशाह। क्लियर है? चलिए 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल को जीत लिया। बिहार का सटा ही प्रांत, क्योंकि आप जानते हैं बिहार और बंगाल सब एक ही क्षेत्र में आते थे, बंगाल प्रांत में, तो बिहार में ये राज कर रहा था और इसने सोचा कि हम बंगाल को भी अपने अंडर में ले लेते हैं। तो 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा गया। किस युद्ध को लड़ा गया? सूरजगढ़ का युद्ध, जो बंगाल को जीतने के काम आया। बंगाल को इन्होंने जीत लिया। किसने? शेरशाह सूरी ने बंगाल को जीत लिया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो सबसे फेमस युद्ध मिलता है वह है 1539 का चौसा का युद्ध। ये याद रखिएगा 1539 ईस्वी का चौसा का युद्ध, जो हुमायूं से लड़ा था। किसने? ये तो हमने आपको हुमायूं में ही पढ़ा दिया था। चौसा का युद्ध हुमायूं से लड़ता है कौन? शेरशाह सूरी। और इस युद्ध में शेर खां की उपाधि धारण कर लेता है। शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। फिर से सुन लीजिएगा, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा हुमायूं किससे? शेरशाह सूरी से। और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है और वह मजबूर हो जाता है संधि करने के लिए। और इसी युद्ध में शेरशाह की उपाधि मिल जाती है शेर खान को, यानी फरीद को शेरशाह की उपाधि मिलती है। जबकि शेर खान की उपाधि दिया था बहार खान लोहानी ने, जो बिहार का सूबेदार था, शेर को मारने पर इसको मिला था। लेकिन शेरशाह की उपाधि से चौसा का युद्ध जब हुमायूं से जीता तब इसको मिला था शेरशाह। क्लियर हो गया? ठीक है। 1540 का यह युद्ध जो कन्नौज यानी बिलग्राम में लड़ा गया, उसी युद्ध में हुमायूं पराजित होता है 1540 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध यानी बिलग्राम का युद्ध। और उस युद्ध में जो है हुमायूं हार जाता है और दिल्ली आगरा को छोड़कर वह लाहौर सिंध की ओर प्रस्थान कर जाता है। और आगरा और दिल्ली पर कब्जा किसका हो जाता है? शेरशाह का। और शेरशाह यहीं पर मुगल वंश को हटाकर नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम था सूर्यवंश। सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अफगान शासक थे लोग, अफगानी थे, ठीक है ना, अफगान शासक। हाँ, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी में अगर देखेंगे हम तो इसके दो पुत्र थे। एक का नाम था आदिल खां और एक का नाम था जलाल खां। एक पुत्र का नाम था आदिल खां और एक का नाम था जलाल खां। दो पुत्र किसके थे? शेरशाह के। और इसी जलाल खान का एक और नाम मिलता है इस्लाम शाह। और यही शासन बनता है किसके बाद? शेरशाह के बाद जो शासक बनता है उसका नाम था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ही अगला शासक बनता है और 1553 ईस्वी तक यही शासन करता है। लगभग इस्लाम शाह 1540 से लेकर 1553 ईस्वी तक शासन करता है, याद रखिए, इस्लाम शाह, ठीक है। उसके बाद पुनः हुमायूं के अंदर ये क्षमता आती है कि हाँ वहां पे दिल्ली में सत्ता कमजोर हो चुकी है, क्योंकि अब शेरशाह के जो वंशज आएंगे ना वो बहुत ही ज्यादा आपसी झगड़े में फंस जाते हैं, जिस वजह से ये वंश जो है ज्यादा टाइम के लिए नहीं, देखिए अब 15 साल ही चला था या ज्यादा समय के लिए नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि आपसी कलह के कारण इनमें हमेशा झगड़े होते रहते थे, जिससे इनमें संगठन नहीं बन पाया और जिसका पूरा का पूरा फायदा हुमायूं ने उठाया। हुमायूं ने भी कब फायदा उठाया? 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ता है। जो इस सूर्यवंश का अंतिम शासक था उसका नाम था सिकंदर शाह। उसका क्या नाम था? सिकंदर शाह। और सिकंदर शाह को ही हरा करके पुनः हुमायूं मुगल वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। हाँ, अब आप आगे देखेंगे। अभी तक हमने देख लिया जितना भी सूर्यवंश के बारे में, जो भी शेरशाह सूरी के बारे में जितनी जानकारी देनी थी हमने दे दिया, ठीक है ना। अब आगे जो है वह हम देखेंगे इसके केंद्रीय शासन किस प्रकार था।
इसका प्रांतीय शासन किस प्रकार था, इसमें अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसमें सड़क परिवहन कैसा था, थोड़ा सा इस देख लेते हैं इस वंश में किस प्रकार, क्योंकि काफी ज्यादा काम हुआ था इसमें, इस वंश के द्वारा काफी ज्यादा काम हुआ था, इसलिए देख लेते हैं। केंद्रीय शासन की अगर हम बात करें तो सुल्तान जो होता था, जो सुल्तान जो मेन शासक होता था, जैसे शेरशाह सूरी, इस वंश में शक्ति का केंद्र बिंदु होता था। मतलब शक्ति, जितने भी कार्य होने हैं उन सबका अंतिम रूप किसके पास आना था, सुल्तान के पास। चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे सैन्य व्यवस्था हो, जितनी भी व्यवस्था है सबका केंद्र बिंदु, सब चीजों का केंद्र बिंदु किसके आधार पर होता है, सुल्तान। सुल्तान सर्वे सर्वा होता था इसके कारण, ठीक है ना। कुछ पद थे जो इसमें बनाए गए थे, जैसे दीवाने वजरात। दीवाने वजरात यह लगान एवं राजस्व, जो आपका टैक्स नहीं लगता है उसके लिए दीवाने वजरात, ठीक है ना। वजन, वजन में दो, टैक्स किस में दो, वजन में दो, याद रखिएगा, ठीक है ना। दीवाने वजन वजरात, ठीक है ना। दीवाने आरिज, दीवाने आरिज क्या था, सैन्य संगठन था। क्या था, सैन्य संगठन था, ठीक है ना। तो सैन्य से आप क्या करते हो, अर्जी लगाते हो, तो ये समझ लीजिएगा दीवाने आरिज क्या है, सैन्य संगठन के रूप में चलता था, ठीक है ना। दीवाने इंसा, इंसा, इंसा का मतलब होता है इस टाइम पत्र व्यवहार यानी चिट्ठियों को भेजना। क्यों, क्योंकि शेरशाह सूरी के काल में डाक व्यवस्था शुरू की गई घोड़े से। घोड़े के माध्यम से पत्र को भेजा जाता था एक प्रांत से दूसरे, एक सूबा से दूसरा सूबा, एक गांव से दूसरे गांव, घोड़े से भेजा जाता था। इसीलिए एक नए विभाग की स्थापना की गई थी जिसका नाम था दीवाने इंसा, जो पत्र व्यवहार को देखता था। दूसरा था दीवाने काजा। दीवाने काजा, काजी जो होते थे ना वो इंसाफ करते थे, न्याय करते थे, इसीलिए दीवाने काजा नाम से एक अलग विभाग बना दिया गया न्यायाधीशों का, यानी न्यायालय का। किसका बना दिया गया, न्यायालय का। दीवाने बारिद, दीवाने बारिद में गुप्तचर विभागों को जोड़ा गया, जो उसको गुप्त सूचनाएं देते थे, ये विभाग में जोड़ा गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत पूछा गया है, इसके बाद हम थोड़ा आगे देखेंगे। चलिए, इसकी प्रांतीय संरचना हम देखेंगे। इसकी प्रांतीय संरचना अगर हम देखें किस प्रकार से बटे हुए थे, प्रांतीय संरचना, प्रांतीय भाग किस प्रकार से थे, देखिए। पहले तो सबसे बड़ा प्रांत ही होता था, साम्राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता था, प्रांत। प्रांत के बाद आता था सूबा, प्रांत का क्या भाग आता था फिर, सूबा, ठीक है ना। सूबा के बाद आता था इक्ता, सूबा के बाद क्या आता था, इक्ता। इक्ता के बाद आता था परगना, इक्ता के बाद क्या आता था, परगना। और परगना के बाद सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम या गांव। तो याद रखिएगा, पहले प्रांत आता था, प्रांत के बाद क्या आता था, सूबा, सूबा के बाद क्या आता था, इक्ता, इक्ता के बाद परगना, परगना के बाद गांव। ये एक आपको संरचना मैंने दे दिया है प्रांतीय विभाग में, जो इस वंश में चला था, ठीक है ना। सबसे छोटी इकाई अगर पूछे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई यही गांव। कौन होता था, गांव। सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, गांव, ठीक है ना। इस बात को नोट कर लीजिए। चलिएगा, देखिए भूमि मापन में अगर हम देखें, भूमि के लिए देखिए इसने क्या किया था। भूमि के लिए इसने 1/3 कुल हिस्से का 1/3 भाग टैक्स के रूप में, लगान के रूप में वसूलता था। जितनी भी उपज होती थी उसका 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल लेता था, लगान के रूप में। कौन, इसके शासन में, ठीक है ना। दूसरी बात, इसने भूमि मापन के लिए, भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज के नाम की एक माप विधि बनाई थी, सिकंदरी गज के नाम से बनाई थी, जो 32 इंच की होती थी। कितने इंच की होती थी, 32 इंच, या उस टाइम 32 अंगुल की होती थी। अंगुली से नापते थे, उंगली से, इसलिए 32 अंगुल कहते थे। सिकंदरी गज को मापने की इकाई बनाया गया था, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा। सिकंदरी गज को किसने शुरू किया था, शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में, सूर्यवंश में चला था। इस पूरे चीज का स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा।
चलिए एक दो बातें और हैं इसके बारे में, उसको जान लेते हैं, काफी खास है। जैसे इसने ही निर्माण करवाया ग्रैंड ट्रंक रोड का, जो ग्रैंड ट्रंक, हालांकि ये रोड पहले से ही विकसित था, लेकिन इसकी मरम्मत करने की जिम्मेदारी ग्रैंड ट्रंक रोड की लेकर गया था पाकिस्तान के पेशावर तक। कहां तक लेकर गया? पाकिस्तान के पेशावर तक लेकर गया ग्रैंड ट्रंक रोड को, इसने मरम्मत करवाया। क्या करवाया था? मरम्मत करवाया था। ये याद रखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड को इसने मरम्मत करवाया था और लगभग इसने 1700 पोस्ट यानी सरायों का निर्माण कराया। 1700 पोस्ट यानी 1700 सरायों का क्या कराया था? निर्माण कराया था। ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बारे में एक इतिहासकार है जिनका नाम है, बहुत फेमस इतिहासकार हैं, जिनका नाम है कानूनगो। जिनका क्या नाम है? कानूनगो। कानूनगो ने इसके बारे में क्या कहा कि शेरशाह सूरी जो था वह बाहर से तो मुस्लिम था, लेकिन अंदर से क्या था? वो हिंदू था। ये बात बहुत बार पूछा गया है। किसने कहा था ये कथन? शेरशाह सूरी, शेरशाह बाहर से मुस्लिम एवं अंदर से हिंदू था। यह कथन किसका कहने का अर्थ है? कानूनगो एक इतिहासकार है, इन्होंने ही ये बात कही। ये जितने पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको छाप लीजिएगा। कुछ बातें और हैं, जैसे इसने चांदी का सिक्का चलवाया था 180 ग्रेन का, 380 ग्रेन का इसने तांबे का सिक्का चलवाया था। ये याद रख लीजिएगा। थोड़ी सी बातें हैं कुछ, जैसे इसके सेना में घुड़सवार, हाथी सवार, ये सब पैदल सेना, सब चीज शामिल थी। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज को। इसने चांदी का सिक्का चलवाया जो 180 ग्रेन का था। इसने तांबे का सिक्का चलवाया जो 380 ग्रेन का था। इसने टकसाल का चलवाया था, जिसको आज आप रुपए के रूप में आप जानते हो, रुपया। इसने रुपया का संचालन करने की काम किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। रुपया का पहली बार प्रयोग करने वाला कौन था? शेरशाह सूरी। याद रखिएगा रुपया का, ठीक है ना। रुपया के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन था? शेरशाह सूरी। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इतनी बातें इसके बारे में याद रख लीजिएगा। कुछ और चीजें हैं, जैसे इसने अपने शासन काल में इसने निर्माण करवाया था, रोहतासगढ़ नामक दुर्ग बनवाया, शेरसूर नामक इसने शहर को बसाया था, और कुछ चीजें और थी। इसने पटना नगर की भी स्थापना की थी। इसने ही पाटलिपुत्र का नाम पटना नगर की स्थापना की थी, ध्यान दीजिएगा। इसने ही पटना की भी स्थापना की थी। रोहतासगढ़ दुर्ग को भी निर्मित कराया, शेरसूर नामक नगर भी बसाया था, पटना नगर की भी स्थापना की थी। इसने कई काम और किया था, जैसे इसने सासाराम के झील के बीच स्वयं का मकबरा बना दिया। सासाराम में एक झील थी जिसमें इसने स्वयं का मकबरा बनाने का काम किया था। ये भी याद रख लीजिएगा। आप इस वीडियो को एक दो बार पीछे करके देख लेंगे तो जितनी बातें मैंने बोली है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमने क्या क्या बोला? रोहतासगढ़ का दुर्ग बनवाया, शेरसूर नगर बसाया, पटना नगर बसाया। इसने सासाराम के जो झील था उसमें अपना खुद का मकबरा बनवाया था, ठीक है ना। इसने रुपया चलवाया, इसने चांदी का सिक्का चलाया 180 ग्रेन का, इसने 380 ग्रेन का तांबे का चलाया, टकसाल चलवाया। ये सारी चीजें इसने चलवाया था। दिल्ली में एक मस्जिद बनवाया था, किला ए कोहला, किला ए कोहना, यहां मैं लिख दे रहा हूं, किला ए कोहना। ये दिल्ली में इसने एक मस्जिद बनवाया था, याद रख लीजिएगा। दिल्ली में कहां बनवाया था? दिल्ली में एक मस्जिद बनवाया था इसने। इतनी बातें आप याद रख लीजिएगा। बाकी की बातें अब हम आगे करेंगे, अकबर के बारे में बात करेंगे। जितनी बातें थी मैंने आपको इसके बारे में लगभग बता दी हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम यहीं पर अपने वीडियो को रखते हैं। कल हम इसके आगे पुनः देखेंगे और चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अब आपको बढ़िया पैटर्न में मिल रहा है, आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये नवरात्रि का महीना चल रहा है, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। आप सभी को हमेशा की तरह इस बार भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करती रहें और आप सभी इसी तरह पढ़ते रहिए और सफल होते रहिए। जय हिंद, जय भारत।